आज के दिन म्यूचुअल फंड बाजार में 9 एनएफओ मीन्स न्यू फंड ऑफर ओपन है, जिसमें से 3 पैसिव फंड है मीन्स इंडेक्स फंड है और 6 एक्टिवली मैनेज्ड फंड है। और उस 6 एक्टिवली मैनेज्ड फंड में से 2 एनएफओ हैं टेक्नोलॉजी फंड के, जिसमें से एक है क्वांट म्यूचुअल फंड का और दूसरा है एचडीएफसी का, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे, एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड। इस फंड की एनालिसिस करने के दौरान हम ये देखेंगे, हम ये निर्णय लेंगे कि क्या हमें इस एनएफओ के साथ होना चाहिए और यदि होना चाहिए तो इसके साथ किन परिस्थितियों में होना चाहिए और किन परिस्थितियों में नहीं होना चाहिए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। ये फंड एक क्लोज एंडेड सेक्टरल फंड है जो 25 अगस्त 2023 को ओपन हो चुका है और 5 सितंबर 2023 को ये क्लोज होगा। इसका मिनिमम टारगेट एनएफओ का है वो 10 करोड़ रुपए है और यदि इनको 10 करोड़ रुपए मिल जाते हैं तो एनएफओ क्लोज होने के 5 दिनों के अंदर यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी और यूनिट जब अलॉट होंगी तो उसके बाद ये रीओपन होंगी फॉर परचेज एंड रीपरचेज आफ्टर 5 बिजनेस डे, विद इन 5 बिजनेस डे फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। इसका मतलब एनएफओ क्लोज होगा 5 सितंबर को। 5 सितंबर के 5 बिजनेस डे के अंदर यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे। यदि उनका एसेट या उनका सब्सक्रिप्शन 10 करोड़ या उससे ऊपर हो जाता है तो और फिर ये रीओपन होगा अलॉटमेंट के 5 दिनों के बाद। लेकिन यदि ये 10 करोड़ का टारगेट पूरा नहीं होता है तो एनएफओ क्लोज होने के 5 बिजनेस डे के अंदर उस पैसे को कंसर्न इन्वेस्टर्स को, सब्सक्राइबर्स को वापस कर देंगे और यदि 5 बिजनेस डे के अंदर यदि वापस नहीं कर पाएंगे तो 15% पेनल्टी चार्ज के साथ उसको वापस करेंगे। इनका रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट कैम्प्स है, कैम्प्स मीन कैश एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, और इनका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो S&P BSE टेक इंडेक्स है। अब हम बात करते हैं इसके एंट्री लोड की। इसकी एंट्री लोड नील है। एग्जिट लोड यदि 1 साल के अंदर यदि एग्जिट करेंगे तो 1% लगेगा। 1 साल के बाद यदि आप एग्जिट करेंगे या रिडीम करेंगे तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट बोथ लमसम और एसआईपी दोनों में 100 रुपये है और 100 रुपये के बाद 1 रुपये के मल्टीपल में और एडिशनल परचेज आप कर सकते हैं। और ये पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर करेंगे विद इन 10 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ या हाफ ईयरली या मंथली, हाफ ईयरली मंथली दोनों डिस्क्लोज करते हैं मंथ एंड के 10 दिनों के अंदर, और हाफ ईयरली जो होंगे वो हाफ ईयर क्लोज होने के 10 दिनों के अंदर वो पोर्टफोलियो डिस्क्लोज करेंगे कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में क्या चेंज लाया हुआ है। और इनका प्लान जो है जैसे बाकी सभी फंड्स का होता है डायरेक्ट और रेगुलर है, और ऑप्शन जो है ये ग्रोथ ऑप्शन और IDCW ऑप्शन है। एक चीज और ध्यान लें, जब आप प्लान डायरेक्ट या रेगुलर को आप ऑप्ट करते हैं तो उसमें जब ऑनलाइन या ऑफलाइन आप फॉर्म भरेंगे उसमें 2 ब्लॉक्स दिखेंगे। एक ब्लॉक्स में ARN लिखा होगा, दैट इज MFI रजिस्ट्रेशन नंबर, और एक में प्लान लिखा होगा। यदि आपने, ध्यान से सुन लें, यदि आपने ARN में कोई ब्रोकर्स का नंबर डाल दिया हो, उसके बाद यदि प्लान में जाएंगे और प्लान में यदि आपने कुछ सेलेक्ट नहीं किया ड्रॉप डाउन मेन्यू से, नाइदर डायरेक्ट और नॉर रेगुलर, तो आपको रेगुलर माना जाएगा। और यदि आपने रेगुलर सेलेक्ट कर दिया तो उस केस में भी रेगुलर माना जाएगा। मैं फिर रिपीट कर दूं, यदि आपने यहां नंबर डाल दिए और यहां आपने यदि कुछ सेलेक्ट नहीं किया तो रेगुलर मान लेंगे, और यदि रेगुलर ही सेलेक्ट किया तो रेगुलर ही मानेंगे। एनएफओ के एसआईपी में कुछ अलग फीचर्स हैं। मैं थोड़ा सा एसआईपी के उस फीचर्स के बारे में बात करूं जो इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। इनके एसआईपी में जो फ्रीक्वेंसी है वो डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है। और यदि आप फ्रीक्वेंसी डेली, वीकली या मंथली को ऑप्ट करते हैं तो मिनिमम जो इंस्टॉलमेंट होगा एसआईपी का वो 100 रुपये होंगे और मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 6 होंगे। यदि आप क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी ऑप्ट करते हैं तो मिनिमम अमाउंट जो होंगे वो 1500 होंगे, और 1500 से 2999 तक के बीच यदि कोई इंस्टॉलमेंट होता है आपका तो मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 4 होंगे।
यदि क्वार्टरली में ही 3,000 या उससे अधिक का इंस्टॉलमेंट होता है तो मिनिमम इंस्टॉलमेंट 2 होने चाहिए। यदि आप हाफ ईयरली फ्रीक्वेंसी को ऑप्ट करते हैं तो मिनिमम अमाउंट 2,500 रुपये होने चाहिए, और 2,500 से ऊपर जो भी जितने भी अमाउंट के होंगे एसआईपी, उनमें मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 2 होने चाहिए। और यदि आपकी फ्रीक्वेंसी ईयरली है तो ईयरली इंस्टॉलमेंट 5,000 से कम नहीं होनी चाहिए, और उस केस में 5,000 या उससे अधिक का अमाउंट है इंस्टॉलमेंट में तो आपका मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 1 होंगे। ये थोड़ा सा अलग फीचर है जो नॉर्मली और एनएफओ में और एएमसी में इसका पार्टली कुछ दिखाई देता है, पूरा ये उसमें नहीं दिखते। ये थोड़ा सा कुछ वेरिएंट्स हैं इनके। और इन्होंने ये भी कहा है कि हम टॉपअप की भी सुविधा देंगे, और टॉपअप का जो अमाउंट होगा वो कम से कम 100 रुपये होंगे, और उसके बाद उसके मल्टीपल्स में होंगे। इसका मतलब 100, 200, 300, 400, 500 हो सकते हैं। इट डजंट मीन कि 110, 120 रुपये होंगे। और टॉपअप का जो फ्रीक्वेंसी है ये हाफ ईयरली या ईयरली हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ यदि मैं इसको एग्जांपल देके समझाऊंगा कि यदि आप कोई फिक्स अमाउंट करते हैं तो हाफ ईयरली या ईयरली आपका टॉपअप हो जाएगा, और टॉपअप का जो ये होगा वो या तो अमाउंट वाइज होगा या परसेंटेज वाइज होगा। यदि अमाउंट वाइज होता है तो इट शुड नॉट बी लेस देन 100 एंड इट्स मल्टीपल 100, 200, 300, 400, 500 में होंगे। और इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि यदि आप 200 रुपये पर मंथ इंस्टॉलमेंट एसआईपी का इंस्टॉलमेंट है और 24 महीने का आपने किया हुआ है और आपने ऑप्ट किया है हाफ ईयरली टॉपअप, और टॉपअप अमाउंट आपने डिसाइड किया है 500 रुपये, तो इस केस में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से लेकर 6 इंस्टॉलमेंट तक आपका जो एसआईपी का अमाउंट होगा, इंस्टॉलमेंट होगा, वो 200 रुपये हो गए। 7वें से 12वें इंस्टॉलमेंट तक, चूंकि 500 रुपये हाफ ईयरली आपने लिया हुआ है टॉपअप का, तो 500 रुपये ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब 7th इंस्टॉलमेंट से लेकर 12th इंस्टॉलमेंट तक इट वुड बी 2,500। उसी हिसाब से 13वां से 18वां इंस्टॉलमेंट जब होगा तो ये एसआईपी का इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगा, 3,000 हो जाएगा। और 19 से 24 मतलब लास्ट मंथ तक, 19 से लास्ट मंथ तक जो इंस्टॉलमेंट होंगे वो 3,500 रुपये होंगे। और मैं जैसे मैंने पहले बताया ये टॉपअप अमाउंट है, ये अमाउंट भी है और ये परसेंटेज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यदि आप 2,000 रुपये पर मंथ का किया हो तो आप कह सकते हैं कि भाई इसका 10% जो है ईयरली या हाफ ईयरली टॉपअप किया है, तो उसके हिसाब से 10% मीन्स 200 रुपये। तो यहाँ यदि हाफ ईयरली लेंगे तो यहाँ जो 500 रुपये ऐड हुए हैं वो 500 नहीं बल्कि 200 रुपये ऐड होंगे। और इसी हिसाब से जितना परसेंटेज आप करना चाहेंगे या अमाउंट करना चाहेंगे, केवल रेस्ट्रिक्शंस ये है कि दैट अमाउंट वुड बी मिनिमम 100 रुपीज एंड इट्स मल्टीपल। अब हम बात करते हैं कि इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या होगा। ये कहते हैं कि दिस फंड विल इन्वेस्ट इन द कंपनी अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन। कोई स्मॉल कैप लार्ज कैप का चक्कर नहीं है, वो किसी में कर सकते हैं और किसी भी स्टॉक्स में कर सकते हैं। और जो इनका पैटर्न होगा इन्वेस्टमेंट्स का, वो कहते हैं कि चूंकि ये सेक्टरल फंड है, टेक्नोलॉजी फंड का, बोलते हैं 80 to 100% जो उसके इन्वेस्टमेंट होंगे वो आईटी या आईटी रिलेटेड स्टॉक्स में होंगे। 0 to 20% ये अदर देन आईटी एंड आईटी रिलेटेड स्टॉक्स में हो सकते हैं, या 0 to 20% ये डेट्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में हो सकते हैं, या 0 to 20% किसी और सेक्टर्स में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इनका जो स्टॉक सिलेक्शन का अप्रोच होगा वो बॉटम अप अप्रोच, मतलब नीचे से सिलेक्ट करेंगे और ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये माइक्रो लेवल पे स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे, पहले कंपनी का करेंगे, फिर सेक्टर करेंगे, उसके बाद और इंडस्ट्री का करेंगे। मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम बॉटम एंड गोज टुवर्ड्स अप। अभी तक हमने इस एनएफओ के कुछ फीचर्स के बारे में बातें की। अब बात करेंगे कि ये एनएफओ जो 80 to 100% जो स्टॉक्स, जो एसेट्स का पोर्शन है वो इन्वेस्ट करेंगे आईटी और आईटी रिलेटेड में। इसका मतलब इनका परफॉर्मेंस जो डिपेंड करेगा वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द आईटी एंड आईटी रिलेटेड कंपनीज का करेगा जो हिंदुस्तान में होगा। और जब इस रेफरेंस से यदि बातें करें कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, तो ये कहते हैं कि आईटी इंडस्ट्री जो है इंडियन जीडीपी का 8% कंट्रीब्यूट वो शेयर करता है। और एक आईटी इंडस्ट्री का एक बॉडी है नेस्कॉम ने मार्च 2023 में एक फोरकास्ट किया है कि 2023 में आईटी इंडस्ट्री का ग्रोथ 8.4% के हिसाब से होगा, और ये 2023 में इसकी जो आईटी इंडस्ट्री की साइज होगी वो बढ़ के
245 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा और नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो इनका CAGR होगा इट इज अराउंड 10%। ये प्रोस्पेक्ट्स देखने से लगता है, ये डेटा देखने से लगता है कि आईटी इंडस्ट्री का प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छा है हिंदुस्तान में। लेकिन यदि इसकी चैलेंजेस की बातें करें तो सबसे बड़ा चैलेंज जो इंडियन आईटी कंपनीज में है वो है स्किल और टैलेंटेड आईटी प्रोफेशनल्स का अभाव। वो जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, एडवांस हो रही है, उस तरह से जो हमारे यहाँ वर्क फोर्स है हिंदुस्तान में वो उतने स्किल्ड या उतने टैलेंटेड नहीं दिख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो इस एस्टिमेट को इम्पैक्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी फंड है, सेक्टरल फंड है और बाजार में इसकी क्या स्थिति, क्या बाजार में पहले से कोई फंड है? तो बाजार में पहले से टेक्नोलॉजी फंड्स के 5 फंड्स ऑलरेडी हैं, जिसमें से 4 फंड हैं जो हैं वो 10 साल से अधिक पुराने हैं और एक फंड 7 साल से अधिक पुराना है। और इस 5 फंड के अलावे 2 NFO हैं, एक NFO क्वांट का वो भी चल रहा है अभी, और दूसरा NFO जिसकी चर्चा आज HDFC टेक्नोलॉजी फंड की कर रहे हैं वो होंगे। तो 9 सितंबर के बाद मीन्स ये जो NFO क्लोज होगा उसके बाद टोटल टेक्निकल सेक्टर में जो एक्टिवली मैनेज फंड है वो टोटल 7 हो जाएंगे। और यदि इसके हम हिस्टोरिकल रिटर्न के बारे में यदि बात करें और सबसे पहले बात करें हम एनुअल रिटर्न के बारे में, तो हम देखते हैं कि हमने 2018 से लेके 2023 के डेटा को देखा है और हमने देखा है कि इन 5-6 सालों में केवल 2 बार 2022 और 2018 2 बार में इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है। 2018 में इन्होंने -4.08% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और 2022 जो इनका सबसे बुरा साल था टेक्नोलॉजी फंड के लिए, इन्होंने -21.8% का दिया है। अदरवाइज 2019 में इन्होंने 8.81% का रिटर्न दिया है, 2020 में 57.71%, 2021 में 65.22% और 2023 में जो परसों तक का जो फिगर है, जो डेटा है, उस डेटा के हिसाब से इन्होंने अभी तक 15.77% का रिटर्न दिया है। जो कि यदि इन 2 फंड को 2018 में -4 दिया है, ओके, 2022 में दिया, लेकिन 2023 के फिगर को देखने से ये पता चलता है कि अब ये फिर रिवाइव हो रहा है और अभी तक इस साल में इन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। ये बात एनुअल रिटर्न कर रहा हूँ, इसका मतलब 2023 का डेटा जो है ये 1 जनवरी 2023 से लेके कल तक का डेटा है इसमें। अब यदि इसके ट्रेलिंग रिटर्न की बातें करें तो हम देखते हैं कि ट्रेलिंग रिटर्न 1 ईयर में जो रिटर्न है इसका 15.55% है, 3 ईयर्स का CAGR 25.44%, 5 ईयर्स का 19.14% और 10 ईयर्स का 18.69%। यदि हम एनुअल रिटर्न और ट्रेलिंग रिटर्न दोनों हिस्टोरिकल रिटर्न को यदि एक साथ देखें, हमें लगता है कि ये फंड बेहतर फंड है। टेक्नोलॉजी सेक्टर इज ए बेटर सेक्टर, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब हम चर्चा करते हैं HDFC के इस NFO की। इसमें चर्चा करने के पहले हम देख लें कि इसमें 2 चीजें हैं। पहला कि क्या इस सेक्टर में इन्वेस्ट किया जा सकता है, दूसरा कि क्या इस NFO में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बाकी जो फंड्स ऑलरेडी बाजार में हैं उन फंड से कुछ एक्स्ट्रा है इसमें। सबसे पहले हम बात कर लें सेक्टर की। सेक्टर में जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी 5 फंड हैं और उसमें से 4 फंड 10 साल से अधिक पुराने हैं, एक फंड 7 साल से अधिक पुराना है और एनुअल और ट्रेलिंग रिटर्न हमें ये बेहतर लगता है, तो हम तो ये कह सकते हैं कि इस सेक्टर में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब बात आई कि क्या HDFC टेक्नोलॉजी के इस NFO में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके SIP में कुछ फीचर्स हैं, कुछ एडिशनल फीचर्स हैं। यदि इसका एडवांटेज लेना चाहते हैं तो यू कैन गो, लेकिन ये निर्णय लेने के पहले कि आप इसके साथ जाएंगे, ये भी देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी बाजार में जो 4-5 फंड हैं उनका परफॉर्मेंस जो टेस्टेड है, उनका 10 ईयर का CAGR 18.69% है और 2023 में जो रिवाइव किया टेक्नोलॉजी सेक्टर उन्होंने अभी तक 15.77% का रिटर्न दिया हुआ है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें क्या टेस्टेड फंड में जाना चाहिए या इस NFO में जो कि इसको भी टेस्ट होना बाकी है। नंबर 2, यदि आपको लगता है, यदि आपको कुछ इमोशनल अटैचमेंट इस HDFC AMC से है, क्योंकि ये सेक्टर ये अच्छा दिख रहा है मेरे हिसाब से, तो
आप इस सेक्टर में जाना चाहते हैं और आपका इमोशनल अटैचमेंट इस एएमसी से है, तो आप इस एएमसी के साथ, इस एनएफओ के साथ जा सकते हैं। लेकिन यदि इस एएमसी के साथ कोई आपका इमोशनल अटैचमेंट नहीं है और आप चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी फंड में आपको जाना चाहिए, तो बेहतर है जो ऑलरेडी बाजार में फंड्स हैं जिनका CAGR 18, ये सारे जो रिटर्न है ये कैटेगरी एवरेज है। इसमें यदि फंड को शॉर्टलिस्ट करेंगे तो जो CAGR 10 ईयर्स का मिलेगा इट विल गो बियॉन्ड 20 या 22%। सो बेहतर है कि यदि आपको इस एएमसी से कोई अटैचमेंट नहीं है तो इसके साथ ना जाएं, और सेक्टरल फंड में यदि आप चाहते हैं कि इन्वेस्ट करना है, जो ऑलरेडी बाजार में फंड है उसमें आप जा सकते हैं। हालांकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि इसके SIP में कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, लेकिन SIP के स्पेशल फीचर देने से इसके परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ी सुविधा होगी, उनको सूट करेगा इन्वेस्टमेंट स्टाइल का, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट में डिसीजंस हमेशा इंडिविजुअल्स के होते हैं, विच डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स, और आज फिर निर्णय लेने की बारी आपकी खुद की।